अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जब आप कभी कोई ख़रीदारी करते हैं तो एक डर होता है, खौफ होता है कि जो मेरी ये ख़रीदारी है ये सही है कि नहीं है, कहीं मेरे पैसे जो हैं ज़ाया तो नहीं होंगे। ख़ासकर बड़ी इन्वेस्टमेंट और वो भी म्यूचुअल फ़ंड की, उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी है कि नहीं और मुनाफा बख्श भी है कि नहीं। तो व्यूअर्स, इसके लिए मैनेजर रिपोर्ट होती है जिसको फ़ंड मैनेजर रिपोर्ट कहते हैं। तो उसको किस तरह से टेक्निकली देखा जाए जिससे आप सही फ़ैसला कर सकें, ये भी एक गुर है जो आज आपको मुस्तफ़ा साहब सिखाएंगे, ताकि आइंदा आप अपना फ़ैसला ख़ुद करें। और ये वो गुर है जिस पे हज़ारों रुपए एडवाइज़र आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो आप आज ये सीखेंगे और इंशाल्लाह आप अपना पैसा खुद करेंगे और अपने साथियों को भी इससे फैज़याब करेंगे। जी मुस्तफ़ा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आज खालिद साहब ने आपको एक नया टॉपिक की तरफ बताया कि आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, वो है फंड मैनेजर रिपोर्ट। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज हम ये आपको जो है फंड मैनेजर रिपोर्ट इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे, और उसमें 3 कैटेगरीज के फंड जो है उनकी डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम इनकम फंड के बारे में आपको बताएंगे कि इसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट कैसे देखती हैं। दूसरी हम आपको बताएंगे मनी मार्केट फंड के बारे में कि इसकी रिपोर्ट किस तरह से देखते हैं। और तीसरी जो आपकी हाई रिस्क आइटम होता है इक्विटी फंड्स, इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसमें आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट में क्या देखना चाहिए जिससे आप एक बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो कोई भी, जैसे खालिद साहब ने तस्करा किया कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस इन्वेस्टमेंट के बारे में सब चीज़ों का इल्म होना चाहिए। अगर आपको ये इल्म नहीं होगा और किसी की कहने पे आप वो चीज़ ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो बाद में पछताना पड़ता है कि उसने आपको सही बताया, गलत बताया। उसके बारे में आपको इल्म होना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो उसको आप हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इनकम फंड में कवर कर रहे हैं आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट, और उसमें आपको मिज़ान इस्लामिक इनकम फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट जो है, जो कि है ये अप्रैल की। फंड मैनेजर रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये हर महीने आती है। हर महीने आपको उनको जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है इसकी अलमिज़ान, इसकी वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको तकरीबन फर्स्ट वीक के एंड में आपको मिल जाती है। जैसे अब आपकी ये मेगा जो रिपोर्ट आएगी वो आपको जून के तकरीबन 6 तारीख तक आपको तकरीबन मिल जाएगी। तो वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके फंड की जो भी, इसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उन तमाम फंड्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो दोनों काम इस रिपोर्ट से आप कर सकते हैं कि आपने ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको भी आप देख सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को, और जिनमें अगर आपने नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी ये रिपोर्ट देखना ज़रूरी है। तो आइए हम आपको सबसे पहले इनकम फंड के मैनेजमेंट रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है फंड का जो हेडिंग आपकी होती है, मतलब फंड मैनेजर रिपोर्ट में सबसे पहले आ रहा होता है फंड का रिव्यू। तो फंड के रिव्यू में आपको जो वो बता रहा होता है कि आपका उस मंथ एंड पे टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्टेड है उस फंड के अंदर। सबसे पहले तो वो आपको उसके बारे में बताता है। जैसे अभी अगर हम इस इनकम फंड के बारे में जो मिजान की तस्करा कर रहे हैं, तो इसने बताया है कि 15.90 बिलियन एज ऑन 30 अप्रैल को इसकी इन्वेस्टमेंट टोटल इस फंड में हुई है। अच्छा, दूसरा वो आपको बताता है कि इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना है, कि अब तक इसमें एनुअलाइज रिटर्न जो इसका आ रहा है वो कितना बन रहा है। वो बन रहा है 18.32% जो बन रहा है, और उसको वो कंपेयर करता है बेंचमार्क रिटर्न के साथ भी। जो उन्होंने एक बेंचमार्क बनाया हुआ होता है कि हम कितना कमाएंगे कम से कम, तो उसने जो बेंचमार्क दिया था वो 11.11% था, और वो रिटर्न आपको दे रहा है 18.32%। तो इस आपको पहली हेडिंग में जो आपकी आ रही है फंड रिव्यू की, तो उसके बारे में आपको टोटल फंड, उसमें एनुअलाइज रिटर्न कितना है, और उसको बेंचमार्क रिटर्न के उसने जो एक स्टैंडर्ड बनाया था उससे कंपेयर करके बता रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो उससे आपको फंड का साइज पता चल जाता है, उसका एनुअलाइज रिटर्न पता चल जाता है, और वो
कंपैरेटिव में उसका आपको कि बेंचमार्क रिटर्न पता चल जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें होती है रिपोर्ट के अंदर, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। ज़ाहिर है जो आपके इस्लामिक के म्यूचुअल फंड हैं उनका पहला तो यही होता है कि आप इस्लामिक तरीके से उसको अर्न करें, मतलब शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए, और एक जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और एक कांस्टेंट रिटर्न एनुअलाइज के बेसिस पे होना चाहिए। ये इनका हर फंड का तकरीबन यही ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये मैंने आपको एक जनरल चीज़ बता दी है। तीसरी जो चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंड डिटेल्स। ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें सबसे पहले आपको होता है कि टाइप ऑफ फंड क्या है, म्यूचुअल फंड की टाइप क्या है। तो ये आपको पता है कि ये सारे म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। तो आपको इस रिपोर्ट में सबसे पहले जाके ये पता चल जाता है कि ये ओपन एंडेड फंड है, ये क्लैरिटी आपको मिल जाती है। फिर आपकी फंड की कैटेगरी क्या है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि फंड बहुत सारी किस्मों के होते हैं, तो इसने बता दिया कि ये फंड आपका इनकम फंड है, तो इसमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है कि ये इनकम फंड है। फिर इसके बाद वो तीसरा बताता है कि इस फंड का रिस्क क्या है। इसका रिस्क है जी मीडियम। अब आपको जैसे पता है कि हाई रिस्क फंड भी होते हैं, मीडियम रिस्क फंड भी होते हैं और लो रिस्क फंड भी होते हैं। तो इस फंड में उसने आपको क्लियर कर दिया कि ये मीडियम, इसका जो रिस्क है वो मीडियम है। फिर वो आपको बताता है कि इसमें आपकी लॉन्च डेट क्या है, ये फंड कितना पुराना है, कब मार्केट में ये आया था, उसका ईयर भी बता देता है वो आपको, और डेट बताता है। जैसे ये फंड जो आपको आया था ये 15 जनवरी 2007 से आया हुआ है, तो ये एक बहुत पुराना फंड है। आपसे ये पता चल जाता है कि ये फंड नया नहीं है, अभी इन्होंने फंड लॉन्च नहीं किया है, पुराना फंड है, एक स्टेबल फंड है, इसमें इतने सालों से इन्वेस्टमेंट हो रही है, और ज़ाहिर 15 बिलियन अमाउंट ऑलरेडी लगी हुई है। तो आपको एक ये होता है कि ये एक तरह से सिक्योर्ड है, बहुत पुराना फंड चल रहा है, नया नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद वो आपको बताता है बेंचमार्क रिटर्न, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया है। तो बेंचमार्क का क्राइटेरिया क्या है वो इसमें बताता है। वो ये कहता है कि इसका हमारा क्राइटेरिया है 6 मंथ एवरेज डिपॉजिट रेट। तो जो 6 महीने का जो एवरेज डिपॉजिट रेट है वो इसका बेंचमार्क है, उससे वो हमेशा कंपेयर करता है अपने रिटर्न को। तो ये एक आपकी चीज उसने आपको बता दी। फिर और इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसका ट्रस्टी कौन है, वो भी आपको यहाँ से पता चल जाता है कि सीडीसी ट्रस्टी इसका ट्रस्टी है। फिर आपको एक पता चलता है ऑडिटर कौन है इसका, और ज़ाहिर को फंड्स को ऑडिट भी कराना होता है, तो उसकी फर्गूसन आपकी ऑडिटर्स होती हैं। फिर वो आपको कहता है कि इस फंड की रेटिंग क्या है, इस फंड की जो रेटिंग है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाती है, हर फंड की आपको रेटिंग यहाँ पता चल जाती है। फिर उसके बाद आता है फ्रंट एंड लोड, जो वो पहले आपसे काटता है कि कितना परसेंट काटेगा आपकी इन्वेस्टमेंट जब आप करने चाहते हैं। तो उसने यहाँ पे बता दिया कि हम 1% आपका फ्रंट एंड लोड काटेंगे। तो आपको यहाँ पता चल जाता है कि 1% तो वो काटेगा। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोज में बताया है कि इसमें थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो जाती है, अगर आप उनसे बात करेंगे तो फ्रंट एंड लोड में कमी की जा सकती है। अच्छा, इसके बाद वो आपको बताता है इसकी मैनेजमेंट फी क्या होगी। जो जरूरी चीजें मैं आपको वो बता रहा हूँ, चीजें उसमें ज्यादा होती हैं मगर मैं जरूरी चीजें आपको वो बता रहा हूँ। तो उसने आपको बता दिया कि इसकी जो मिनिमम आपकी जो मैनेजमेंट फी होगी वो 0.25% ऑफ द एनुअल नेट असेट की होगी। एवरेज एनुअल जो नेट असेट जो है उसकी 0.25% जो है वो मैनेजमेंट फी चार्ज करेगा मिनिमम साइड पे, और मैक्सिमम वो लेगा 1.5% ऑफ दी एवरेज एनुअल नेट असेट्स। तो वो दोनों उसने मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया कि वो कितनी मैनेजमेंट फी चार्ज कर सकता है, मतलब 0.25 मिनिमम है और जो मैक्सिमम है वो 1.5% है। बाद दफा ऐसा होता है कि आपका रिटर्न बहुत कम बन रहा होता है, कोई वजह हो जाती है, तो वो आपकी मैनेजमेंट कंपनियां, असेट की मैनेजमेंट कंपनियां जो होती हैं म्यूचुअल फंड्स की, वो अपनी मैनेजमेंट फीस को रिड्यूस कर देती हैं ताकि आपके इन्वेस्टर को रिटर्न बेहतर मिल जाए। तो वो आपको मिनिमम और मैक्सिमम बताते हैं। तो किसी वक्त पे अगर कोई ऐसे हालात हो जाते हैं तो वो उसको मिनिमम भी कर देती हैं। अच्छा, फिर उसने आपको बताया कि एक्चुअल हम चार्ज कितना कर रहे हैं। मिनिमम मैक्सिमम तो बता दिया, उसने बताया कि हम अभी चार्ज कर रहे हैं 0.70%, जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। फिर वो बताता है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, फंड मैनेजर कौन है। फंड मैनेजर का नाम भी इसमें आ जाता है, जैसे इसमें आया फैजान सलीम साहब हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो आप इनके बारे में भी अगर जानना चाहें तो ये कि कितने फंड्स में ही कर रहे हैं, दूसरों से कंपेयर कर लें और इनकी क्या रेपुटेशन है, तो आप नेट में जाके सर्च भी कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी कितने फंड्स को देख रहे हैं। तो ये भी आप अगर देखना चाहें, वैसे तो इसकी इतनी ज़रूरत शायद पेश नहीं आती है कि ये अमूमन जो है सब प्रोफेशनल लोग होते हैं और बहुत अरसे से एक चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं, प्रोफाइल से भी पता चल जाता प्रोफाइल से है। पता चल जाता है।
अच्छा, फिर ये उसके साथ साथ आपकी कमेटी भी होती है, इन्वेस्टमेंट कमेटी। ज़ाहिर है एक फंड एक आदमी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, एक इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है म्यूचुअल फंड की। तो उस कमेटी में कौन कौन मेंबर हैं, उनके सारों के नाम और उनकी डेजिग्नेशन सारी इसमें आ रही होती है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद जो अगला आपको वो बताता है, वो बताता है फंड की नेट असेट कितनी है। फंड के नेट असेट कंपेयर करता है वो पिछले महीने के साथ करंट मंथ को। तो जैसे मैं अगर इस फंड की बात कर रहा हूं, तो इसमें उसने बताया कि अप्रैल के जो मेरे हैं जो नेट एसेट वैल्यू है फंड की, आपके नेट एसेट टोटल है वो 15.9 मिलियन बिलियन के हैं, और आपके मार्च में ये थे 14.944 बिलियन। तो इसका मतलब है कि आप में इसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है, मतलब मार्च से अप्रैल में इसमें इजाफा हो गया है। तो ये ये ट्रेंड भी बता ये देता ट्रेंड बता है देता है कि कि ये इसमें म्यूचुअल मजीद फंड सही है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सही है। बिल्कुल ये सही है। ये उसमें ये पता चल रहा होता है कि इसमें ग्रोथ हो रही है, रिडम्पशन नहीं हो रही, मतलब फंड नीचे की तरफ नहीं जा रहा, फंड ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे आपको ये पता चल जाता है। अच्छा, और फिर वो उसके साथ साथ इसी में आपको बताता है कि पर यूनिट की नेट असेट वैल्यू क्या है। पहले उसे टोटल असेट बताए, अब जितने उस ज़ाहिर है उसके यूनिट होल्डर होते हैं उससे डिवाइड करके वो आपको बता देता है कि नेट असेट वैल्यू जो है एक यूनिट की वो कितनी है। उसको वो भी कंपेयर कर रहा होता है पिछले महीने से। तो इसने जैसे बताया अप्रैल की है 60.51 और मार्च की थी 59.55। तो तकरीबन नैब में आपके अराउंड अगर मैं ले लूं तो तकरीबन 95 पैसे का नहीं, तकरीबन हाँ 95 पैसे का लग रहा है तकरीबन। तो ये मैंने आपको अंदाजन बता दिया। वो उसके साथ इसकी परसेंटेज भी बताता है कि ग्रोथ कितने परसेंट हुई। तो परसेंट हुई है 1.61%। मंथ टू मंथ बेसिस पे आपकी जो नैब बढ़ गई है 1.61%। ये भी इंडिकेट कर देता है कि इंडिकेट कर रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है। सही है, और ये आपकी नैब बढ़ती चली जा रही है इसमें। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड में होती है देखने की, खास तौर पे इनकम फंड की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इनकी इन्वेस्टमेंट होती है सुकूक के अंदर। जैसे आपको मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में बता चुके हैं कि इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और सुकूक क्या होते हैं। अगर हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो डिटेल आपको बताया सुकूक क्या होती है। अच्छा, इसने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है सुकूक में, वो कुछ कंपनीज की है जो कि कुछ इसमें शायद एक आध कंपनी तो इसमें लिस्टेड भी है, दो कंपनियां बल्कि इसमें लिस्टेड हैं, और कुछ कंपनियां इसमें अनलिस्टेड भी हैं। उसमें उसने इन्वेस्टमेंट की भी है, मगर किसी वजह से वो नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट हो गई है, मतलब शरिया के रूल्स वो फॉलो नहीं कर रहे थे, कोई वजह हुई है तो उसको उन्होंने नॉन कंप्लायंट की कैटेगरी में ले गए हैं, और नॉन कंप्लायंट में की कैटेगरी में जाके उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रोविजनिंग की है। तो यहाँ ये बहुत जरूरी फैक्टर आपको होता है जब भी आप इस्लामिक में इन्वेस्टमेंट करें, तो आप ये जरूर देख लें कि इनकी किन सकूक के अंदर इन्वेस्टमेंट है। अगर वो सकूक आपके प्राइवेट कंपनीज के हैं, अनलिस्टेड कंपनीज के हैं या लिस्टेड कंपनीज के भी हैं, तो उसमें आपको मोहतात होने की जरूरत है कि इस ये वाले जो सुकूक होते हैं किसी वक्त भी इनके अगेंस्ट नॉन कंप्लाइंट भी हो सकते हैं, और इनसे बाज दफा जो सुकूक में पैसा आपने लगाया हुआ होता है उससे रिलाइज होना भी मुश्किल हो जाता है। कंपनियां लॉसेज में चली जाती हैं, इसमें इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए कि ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट गारंटीड वो नहीं होती। तो इसमें आपको देखने की अच्छा जरूरत होती है कि वो फंड्स क्या हैं। इसलिए अगर आपके ये नॉन कंप्लायंट हो गया तो आपको जब प्रोविजन आप इसमें आएगा तो आपकी नेट एसेट वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। ज़ाहिर है ये आपको एक हिट आ रही होती है इसके प्रॉफिट के ऊपर। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको एक फंड की वैल्यू थी तकरीबन सुकूक की 15 मिलियन थी, एक की 70 मिलियन थी, फिर 58 मिलियन थी, एक की 100 मिलियन थी, फिर 44 मिलियन थी और एक की 123 मिलियन थी। तो ये काफ़ी आपको अमाउंट जो है वो आपका इसमें आपको लॉस हो रहा है, और लॉस हो भी चुका है। बल्कि आप अगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका प्रोविजन बुक कर चुके हैं। अभी तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो ऑलरेडी आपके लिए फिजिबल है, मगर मैं इसमें फंड आपको डिस्कस नहीं कर रहा, फंड मैनेजर रिपोर्ट बता रहा हूं कि इसमें आपको देखना क्या क्या चाहिए। तो इस वक्त तो वो उसका प्रोविजन कर चुके हैं, मगर इसमें से कुछ प्रोविजन वो 100% कर चुके हैं, और सिर्फ दो फंड के अगेंस्ट इन्होंने प्रोविजन जो किया है वो कुछ कम किया है।
मतलब जो दो कंपनियां ऐसी हैं जिसमें एक कंपनी में इन्होंने सुकूक में इन्वेस्टमेंट की थी 44 मिलियन, मगर उसका प्रोविजन इन्होंने किया है 15 मिलियन। ठीक है, तो इसमें रिमेनिंग अमाउंट बाकी है, इसमें वो प्रोविजन मजीद भी किसी वक्त में करेंगे। कर सकते हैं। अगर उनको ये लगेगा कि हमें मजीद प्रोविजन की ज़रूरत है तो वो भी आपकी हो सकती है। अच्छा जी, और दूसरा एक और फंड है, उसकी भी यही सूरत हाल है। उसके अगेंस्ट भी इन्होंने जो 123 मिलियन के सुकूक लिए हुए थे उसमें से 15 मिलियन की कर चुके हैं प्रोविजन, और इसमें अभी आफ्टर प्रोविजन जो है 108 मिलियन की अमाउंट बाकी है। तो ये प्रोविजन हो सकता है किसी वक्त में। तो इसमें इतना रिस्क तो ज़रूर इन्वॉल्व है कि जो आपके इन दो कंपनियों के अगेंस्ट जो 100% प्रोविजन नहीं हुआ है, तो आगे जाके किसी वक्त में ये प्रोविजन भी हो सकता है, तो आपकी इनकम में थोड़ी सी रिडक्शन आ सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखने की चीज होती है जब आप एक फंड से दूसरे फंड को कंपेयर करते हैं, तो इस फैक्टर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो इसके बाद आती है परफॉर्मेंस। आपके उस फंड की परफॉर्मेंस क्या है, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस वो बता रहा होता है कि एक मंथ में क्या रिटर्न आ रहा है, 3 महीने में क्या रिटर्न आ रहा है, 6 महीने में क्या रिटर्न आ रहा है, ये सारी आपको, और फिर फंड का ईयर टू डेट रिटर्न क्या है, ये सब वो इसमें आपको बड़ी तफसील से बता रहा होता है। तो इसमें आपका जो 1 मंथ का रिटर्न है इस वाले म्यूचुअल फंड को अगर हम देखते हैं तो 18.32 का रिटर्न है, 3 मंथ का 18.80 का रिटर्न है, 6 मंथ का 19.98 का रिटर्न है, और मंथ फाइनेंशियल ईयर टू डेट अगर आप लेंगे तो वो 20.52 का बन रहा है। तो आप यहाँ से रिटर्न भी आपको पता चल रहा है, मंथ टू मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, और ये सारे रिटर्न आपको आ रहे हैं। और इसको भी वो बेंचमार्क से कंपेयर भी कर रहा होता है कि जो उसने बेंचमार्क स्टैंडर्ड रखा था उससे ये आगे हैं या पीछे हैं, वो साथ में आपको कंपेयर इससे भी कर रहा हो। तो इनका बेंचमार्क रिटर्न तो जितना भी हो तकरीबन 11.11% ही आ रहा है। तो वो सारे 1 महीने में, 3 महीने में भी सब में आपका मोर देन आपका जो है बेंचमार्क से रिटर्न ज्यादा ही है। ऐसे ही फिर वो आपको एनुअलाइज रिटर्न भी बता रहा होता है कि एनुअलाइज रिटर्न कितना है, 2023 में कितना रिटर्न था, इसलिए ये फंड ये पुराना है। जैसे मैंने आपको ऊपर उसकी डेट बताई थी, उससे ये फंड तो खासा पुराना है, तो वो अपने पिछले 3-4 साल की परफॉर्मेंस भी इस रिपोर्ट में बता रहा होता है। 23 की भी बता रहा है, 22 की बता रहा है, 21 की बता रहा है, 20 की बता रहा है, 19 की बता रहा है, और 18 की बता रहा है। तो आपको काफी पीछे जाके वो आपके फंड को बता कंपेयर कर रहा होता कि मेरी साल में इनकम क्या क्या रही है। मैं इसके आपके शुरू के तो नहीं बताऊंगा, मैं एंड में आपको ये बता रहा। 23 में इसकी जो थी 14.86 थी, और 22 में ये 8.63 थी। जैसे आपको पता है कि हर चीज के रिटर्न आपके बढ़ गए हैं, तो 22 से 23 में भी रिटर्न बढ़ गया है, और 23 से अगर आप 24 में की बात करें, जहां मैंने ऊपर आपको बताया 1 मंथ और 3 मंथ और 6 मंथ, वो सारे 18 और 19% पे आ गए हैं। आपका 24 सारा 18 और 19% का है। तो इससे आपको एक ये चीज भी पता चल जाती है फंड मैनेजर की रिपोर्ट से। अच्छा, इसमें फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि वो आपको अपने फंड की टोटल एलोकेशन बताता है कि ये जो पैसा हमने लगाया हुआ है ये टोटल कहाँ कहाँ लगा हुआ है। अगर आपका ये जो फंड का साइज है टोटल, वो अमाउंट कहाँ कहाँ लगी हुई है, कितनी कितनी परसेंट लगी, अमाउंट नहीं बताता, परसेंटेज में बताता है वो आपको। तो इसने सबसे पहले आपका बताया कि जो टॉप होल्डिंग्स है ना आपकी, उसमें आपके सकूक जो अदर देन गवर्नमेंट के हैं वो कितने पड़े हुए, उन कंपनीज के नाम भी बताया। जैसे उसने कहा कि इलेक्ट्रिक के सकूक हमारे पास पड़े हुए, एंग्रो पावरजन के पड़े हुए, आगा स्टील के पड़े हुए, शकरगंज के पड़े हुए, जावेदा कॉर्पोरेशन के पड़े हुए, मसूद टेक्सटाइल के पड़े हुए। तो ये प्राइवेट कंपनीज के सकूक पड़े हुए। तो यहाँ थोड़ा सा फिर वही रिस्क मैंने जो आपको पहले बताया था कि ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि नॉन गवर्नमेंट गारंटीज हैं या उसमें वो गवर्नमेंट बैक सकूक नहीं है, तो इसमें आपका रिस्क मौजूद होता है कि किसी वक्त भी यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसने जो टोटल एलोकेशन बताई है अपनी, इसने दोनों 2 महीनों को कंपेयर करता है, मतलब मार्च को कंपेयर करेगा पिछले महीने को, करंट महीने जो हम अप्रैल की बात कर रहे हैं उसको डिस्कस करेगा। तो उसने कहा कि गवर्नमेंट बैक या गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी या सकूक जो है वो इसके अप्रैल में 57% है। मतलब आपका मोर देन 50% तो गवर्नमेंट गारंटीड सकूक में आप चले गए, तो यहां तो आपको कोई मसला नहीं है, आपकी सिक्योरिटी पक्की हो गई 57%। अच्छा, और बाकी उसमें से कुछ अमाउंट उसने कैश एट बैंक रखा हुआ है, इस्लामिक बैंकों में इन्वेस्टमेंट की भी होती है, उसको मिजान बैंक में जनरली होती है, जाहिर है मिजान बैंक का ही, तो अपने बैंक में ही इसने पार किए हुए होते हैं फंड, तो वहां पे उसको आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। तो वो फंड इसके 26.85 आपके एक तरह से वो कैश एट बैंक पड़ा हुआ है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
तो आपका ये हो गया। आप तीसरे पे आते हैं, आपके वो जो मैंने सकूक बताया आपको कंपनीज के ना, वो इसके पड़े हुए थे 10.35%। तो टोटल में से 10.35% जो है वो थोड़ा सा आपका हाई रिस्क की तरफ चला जाता है। वैसे फंड तो मीडियम साइज ही का रिस्क है इसके अंदर ओवरऑल अगर आप देखें, मगर जरा सी इसको देखते हुए 10% जो है आपका वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बाकी है इसकी जो है रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं, जाहिर से कोई चीज बेची होगी, कोई चीज की होगी, तो वो आपकी 5.77% के रिसीवेबल्स की अमाउंट आ रही होती है। तो ये टोटल आपको बता देता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ मेरे इस वक्त पैसे कहाँ पड़े हुए हैं, कहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तो आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आ रही होती है कि इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई हुई है। तो इससे आपको एक अंदाजा हो जाता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट एक फंड में करूँ या दूसरे में करूँ। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मीडियम रिस्क में कितनी करूँ, लो रिस्क में कितनी करूँ, हाई रिस्क में कितनी करूँ, तो आप उसका डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ साथ वो आपको अपने एक्सपेंसेस का रेशियो भी बताता है। जो एक्सपेंसेस कर रहा है वो फंड के हिसाब से जो टोटल है उसका परसेंटेज क्या है। तो उसने आपको बता दिया कि मेरे जो मंथ टू डेट उसका फंड का एक्सपेंस का रेशियो है वो 1.16% है। इसमें आपके वो एक्सपेंसेस भी शामिल होते हैं जो गवर्नमेंट की लेवीज लग रही होती है, एसएससीपी की फीस होती है एनुअलाइज, ये सारे चार्जेस जो आपके फंड को बेयर करने होते हैं, उसके सारे एक्सपेंसेस जो है उसका रेशियो बता देता है। अच्छा, फिर वो आपको एक बहुत ही अहम चीज बताता है, क्रेडिट क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो। जो आपको मैंने ऊपर बताया कि ये जो इतने एलोकेशन हुई है फंड्स की, उसकी रेटिंग क्या है, उन चीजों की रेटिंग क्या है। तो उसने कहा कि ट्रिपल ए सबसे अच्छी रेटिंग होती है, कि 62% ऑफ द फंड जो है वो ट्रिपल ए रेटिंग वाले में लगा हुआ है। इसके बाद 7.1% डबल ए प्लस में लगा हुआ है, जो उससे कैटेगरी थोड़ी सी नीचे आ गई। फिर उसके बाद आपका आ जाता है डबल ए माइनस 1.3% लगा हुआ है। ए प्लस उससे और नीचे आ जाता है, वो 2.3% लगा हुआ है। और फिर ए कैटेगरी में 21.1% लगा हुआ है। तो आपको कैटेगराइज भी कर देता है कि मेरी पोर्टफोलियो की क्रेडिट रेटिंग की क्वालिटी क्या है। तो आपको ये भी इस सारी चीजों से पता चल जाता है। तो ये एक फंड मैनेजर की रिपोर्ट मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आप फंड मैनेजर रिपोर्ट किसी की भी देखेंगे तो आपको ये सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आगे चल के आपको एक दूसरे फंड की बताते हैं, मनी मार्केट फंड की, जो कि एक लो रिस्क होता है। अब हम आपको मनी मार्केट के फंड की तरफ लेके चलते हैं। अच्छा, जैसे हमने आपको पहले तो एक बता दिया ना इनकम फंड के बारे में, मिजान इस्लामिक फंड पर बड़ी रोशनी डाल दी है। इसकी हमने फंड मैनेजर रिपोर्ट आपको डिटेल में बता दी है। तो अब आपको तमाम म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट इसी पैटर्न पर मिलेगी। इसमें बस स्लाइड सा फर्क होता है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की वजह से। जब हम आपको मनी मार्केट के फंड की बात कर रहे हैं तो जाहिर है इसका रिस्क आपका लो है, इनकम फंड का रिस्क हाई था, तो इसकी असेट की एलोकेशन फर्क होती है। सिर्फ आप यहाँ पे असेट की एलोकेशन देख के अपना फैसला कर सकते हैं, इसलिए कि ये लो रिटर्न होता है इसका, रिस्क का रिटर्न भी लो होता है इसका थोड़ा सा, और इसका रिस्क भी लो होता है। जाहिर जिसका रिटर्न हाई होता है तो उसका रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। तो इसका रिस्क भी लो है तो इसका थोड़ा सा रिटर्न भी लो होता है। तो उसकी असेट की एलोकेशन जो है ना, वो मोस्टली आपकी जो होती है सबसे ज्यादा इसमें कैश इन बैंक जो आपके होती है, सबसे बड़ा इसमें पोर्शन जो है बैंक में डिपॉजिट की सूरत में ही होता है। जो कि इस वाले फंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इनकम फंड में आप मिजान कैश फंड की बात कर रहा हूँ मनी मार्केट फंड में, तो इसमें आपकी 82.69% जो है वो कैश में पड़ा हुआ है। और इसका जो दूसरा पोर्शन जो 8% है वो बैंक्स में आपके फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ है। इसका मतलब 3 महीने 6 महीने के डिपॉजिट में पड़ा हुआ होता है, तो इसके रेट थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो 8% तकरीबन इसने उसमें एलोकेट किया हुआ है। और इसका 7% जो है वो आपका सुकूक बॉन्ड्स में भी डला हुआ है। तो आप यहाँ पूछ सकते हैं इनसे कि ये कौन से सुकूक हैं। इस रिपोर्ट में इस बारे में नहीं लिखा हुआ, तो आप इसके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ सकते हैं म्यूचुअल फंड के कि ये सुकूक कौन से सुकूक हैं। बजाय इसलिए ये गवर्नमेंट के नहीं लिखे हुए, ये लग ऐसे रहा है कि ये कंपनीज के ही सुकूक हैं। तो वो कौन सी कंपनीज के सुकूक हैं ये आप इनसे पूछ सकते हैं। और बाकी इसका जो है 1.9% रिसीवेबल में पड़ा हुआ है, किसका, जो उसने चीजें बेची हैं, जिसे पैसे लेने हैं आने पैसे, उसके बारे में। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सब हमने आपको पहले जो है तफसील से बता दिया है। तो इस फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लो रिस्क है ये, और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा जो है वो लो होता है। तो अब बाकी आप रिपोर्ट में खुद देख सकते हैं।
अब हम आते हैं आपकी तीसरी रिपोर्ट पे, जो कि है इक्विटी फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट है, इसके बारे में आपको बताते हैं। अच्छा, तो हम आपने तीसरी फंड मैनेजर रिपोर्ट, जैसे हमने तस्करा किया इक्विटी फंड के बारे में जो है, तो इसमें हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट मिजान डेडिकेटेड इक्विटी फंड की। तो ये आपको जैसे पता है फंड मैनेजर की रिपोर्ट में, जहां आपको मैंने बताया, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि ये हाई रिस्क है, ये 100% इक्विटी बेस्ड फंड है और ओपन एंड फंड है। ये आपको शुरू में वहीं से पता चल जाएगा कि ये हाई इसका रिस्क है। अच्छा, अब इसमें आपकी एलोकेशन जो होती है ना, ज़ाहिर इक्विटी फंड है तो इसमें आपकी सारी एलोकेशन जो है तकरीबन 95%, जो अप्रैल की एलोकेशन मैं बता रहा हूँ, 95.31% आपकी इक्विटी में ही है। बाकी कुछ कैश एट बैंक जो पड़ा हुआ है वो 2.63% पड़ा हुआ है और 2% के रिसीवेबल्स हैं। तो ये आपकी एलोकेशन जो है सारी की सारी स्टॉक मार्केट में है। अच्छा, इस रिपोर्ट का सबसे खास बात ये होती है इक्विटी फंड में कि ये आपको बताता है कि मेरी टॉप 10 कंपनीज में जो परसेंटेज सबसे ज्यादा शेयर जिसके पड़े हुए हैं, उसके आपको नाम लिख के बिल्कुल वाजे कर देता है कि मेरी इन 10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हुई शेयर हुई है? है, कितना कितना परसेंट इन्वेस्ट हुआ हुआ है। उसके साथ साथ एक ग्राफ भी वो बताता है आपको कि इसमें बैंक्स की जो है, उसमें बैंक के सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, आपकी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कितनी हुई हुई है, पावर में कितनी हुई हुई है, सीमेंट में कितनी हुई है, आपको ऑयल एंड गैस में कितनी हुई हुई है, तथा सेक्टर की एलोकेशंस भी बता देता है कि इस सेक्टर में मैंने इतने इतने पैसे या इतनी परसेंटेज लगाई हुई है। तो आप फंड मैनेजर की रिपोर्ट में जाके बहुत आराम से देख सकते हैं, अपनी सिलेक्शन आराम से कर सकते हैं। इक्विटी फंड के दूसरे म्यूचुअल फंड को भी देख लें। अगर आप चाहते हैं कि मेरे ये शेयर जो हैं वो ठीक है, या आप किसी और टाइप के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, परसेंटेज ज्यादा रखना चाहते हैं उस शेयर्स की, तो आप फंड दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें आपकी ओजीडीसी में भी है, मारी में भी है, हब में भी है, पीपीएल में भी है, लकी में भी है, मिजान बैंक में भी है। इसमें सारे अच्छे कंपनीज के ब्लू शेयर चिप्स मौजूद है। हैं, ब्लू चिप्स के शेयर मौजूद हैं। तो इसका आपको पता है रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है और इसमें फिर रिस्क ज्यादा होता है। तो बाद दफा अगर मार्केट आपकी गिरेगी तो आप में इसको में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क भी है कि आप इसमें पैसे अपने थोड़े से आपको लॉस भी हो सकता है। मगर मैं आपको एक चीज वजाहत कर दूं कि लॉन्ग टर्म में इसमें फायदा ही होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड में तो वो आपको इसमें गेन ही होगा। तो अब हम अपनी इस वीडियो को तकरीबन इख्तिताम की तरफ ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं इसको आपको कंक्लूड बस वही करना चाह रहा हूँ कि आप जो भी अपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले फंड मैनेजर की ज़रूर रिपोर्ट देख लें। लास्ट मंथ की आपको रिपोर्ट आराम से उसकी वेबसाइट से डाउनलोड करके मिल जाएगी। तो उस फंड्स को आप देख लें कि चाहे आप अगर इनकम फंड देख रहे हैं तो इनकम फंड में आप कंपेयर कर लें। हर बड़े जो एएमसीज हैं या बैंक्स हैं, उनके जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें हर एक में दो तीन तीन चार चार एक ही कैटेगरी के फंड होते हैं। तो उसमें आप आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं और किसी दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने रिस्क का तयन करते हुए इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें फंड मैनेजर की रिपोर्ट देखते हुए। तो इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं अपने इसी मैसेज के साथ कि हमारी इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो को लोगों से शेयर करें। और अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं, तो उस पर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी बात कर सकते हैं। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो पूछ सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। कमेंट ज़रूर किया करें और हमारे इस वीडियो को लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द मज़ीद ग्रो हो सके। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।